टुडे आवर टॉपिक इज़ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? फर्स्टली डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मीन्स स्पीड। काइनेटिक्स का मतलब क्या है? स्पीड। केमिकल काइनेटिक्स मतलब कि जो रिएक्शन की स्पीड को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं टू मेज़र द स्पीड ऑफ रिएक्शन। किसकी स्पीड? रिएक्शन की। उससे हम क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। तो हम पढ़ते क्यों हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में? पहले तो हमें ये पता होना है व्हाई वी स्टडी। हम पढ़ते क्यों हैं? फर्स्ट हमारा ये पॉइंट है, व्हाई वी स्टडी अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स। पहले तो हम स्पीड देखने के लिए काफ़ी सारे हमारे एम्स होते हैं इस केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करने के लिए। वो देखते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन के लिए। दूसरा, टू डिटरमाइन द रोल ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है कि वो रिएक्शन की स्पीड को आल्टर करता है। ज़रूरी नहीं होता कि वो इंक्रीज ही करे, इट कैन ऑल्सो डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, इट कैन ऑल्टर द स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो जो रोल है कैटलिस्ट का वो पता करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी से। थर्ड, एक्चुअल रिएक्शन को हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअल रिएक्शन क्या हो रही है। जो साइड्स रिएक्शन है उनको एलिमिनेट करके, साइड रिएक्शन को एलिमिनेट करके। अब कैसे? अब मान लो A + B है, हमें तो C चाहिए, ठीक है, उसके साथ कोई D, वैसे ही ऐसे साइड प्रोडक्ट आ गया। तो हमें इसकी नॉलेज कहाँ से होगी? केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी से थ्रू हमें इसकी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है, एक्चुअल रिएक्शन को स्टडी करने के लिए। फोर्थ, टू अवॉइड दी साइड रिएक्शंस, साइड रिएक्शन, एक्शन ऑफ एंजाइम्स को स्टडी करने के लिए। एक्शन ऑफ एंजाइम्स को स्टडी करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे वेरियस एंजाइम्स होते हैं जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो उनके एक्शंस को समझने के लिए हम क्या करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करते हैं। टू स्टडी दी रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मतलब सिर्फ स्टाइकोमेट्री चेंज होते हैं। जैसे देखो H2 + O2 है, ठीक है, इसने क्या बना दिया? H2 वाटर की फॉर्मेशन होती है, बैलेंस्ड नहीं है ये इक्वेशन। ओके, इफ़ यू वांट टू बैलेंस यू कैन आल्सो। इट इज़ अ स्लो रिएक्शन। अगर मैं O2 की जगह F2 यूज़ करती हूँ तो क्या होता है? 2F की फॉर्मेशन होती है, विच इज़ ए फास्ट रिएक्शन। तो हमें ये कैसे पता लगा ये स्लो है ये फास्ट है? बाय यूजिंग दी स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ओके, होप्स हो कि आपको एम पता लग गए होंगे कि हम केमिकल काइनेटिक्स को क्यों स्टडी करते हैं। अब केमिकल काइनेटिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? रेट को डिटरमाइन करना है हमने, टू डिटरमाइन दी रेट ऑफ रिएक्शन। रेट डिटरमाइन करना है। रेट होता क्या है एक्चुअल में? रेट होती है स्पीड, कि उस रिएक्शन की स्पीड कितनी है। रेट क्या होता है? स्पीड। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम यही यूज़ करते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला होता है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन देखना हो, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू टाइम, तो टाइम ही आएगा, बस डिस्टेंस की जगह क्या आएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन, क्योंकि हम केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं। अगर मैथ या फिजिक्स में बात करते तो हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? यूनिट्स भी कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या हैं। टाइम के तो मिनट्स भी हो सकते हैं, सेकंड्स भी हो सकते हैं, तो टाइम का हम टाइम लिख लेंगे। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होते हैं? मोल पर लीटर, ठीक है। तो यूनिट हमारे पास आ गए मोल पर लीटर पर टाइम, मोल पर लीटर पर टाइम। नाउ अब हमें एक दो वर्ड्स हमारी बुक में बहुत जगह पर मिलते हैं। वन इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड अदर इज द एवरेज स्पीड, ठीक है। इसके ऊपर हमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है और एवरेज स्पीड क्या होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है कि जब भी हमें इंस्टेंटेनियस मतलब कि एट ए फिक्स्ड पॉइंट, एक सिंपल फिक्स पॉइंट पर ही देखनी होती है, तो हम उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। मतलब और एवरेज भी होती है कि ओवरऑल एवरेज क्या थी, चाहे हम कहते हैं ना यहाँ इस पॉइंट पे ज़्यादा था
इस पे कम था, इस पे और ज़्यादा हो गया, तो हम इसका एक एवरेज सा बनाकर एक सिंगल बना लेते हैं, भी सबका एवरेज ही ले लेते हैं सारी, मतलब हम जैसे असेसमेंट लेते हैं तो सबकी एक एवरेज निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं, वो होती है एवरेज स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे मेज़र करते हैं, एक आप पहले एक प्लॉट बना लीजिए सिंपली। अगर आपके पास ऐसे कोई प्लॉट है, ठीक है, अगर यहाँ पे आ जाता है कंसंट्रेशन और यहाँ पे आती है टाइम, अगर आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेज़र करना है तो क्या होता है, ए पॉइंट पे करेंगे और बी पॉइंट पे करेंगे तो उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक फिक्स पॉइंट पर जब करते हैं, इसको मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अराउंड एक टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो जब टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम आ गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन आ गई। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेज़र करने के लिए अगर एट ए पे फाइंड करना है हमें, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंसंट्रेशन है वो ले लेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो ले लेंगे, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अगर बी पे करनी है तो एज सच हम तब भी वैसे करेंगे, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये टाइम होगा और ये क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, सॉरी कंसंट्रेशन आ जाएगी और टाइम आ जाएगा बी पे। अगर एवरेज कैलकुलेट करना है तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज में इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, मैच कर देते हैं। ओके, और इनको क्या करते हैं, इस तरह से एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर लेते हैं और वहाँ से हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड फाइंड कर लेंगे। एवरेज स्पीड मतलब एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, मीन्स चेंज इन द कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन द टाइम। कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ है, यहाँ से और यहाँ से हम माइनस कर लेंगे, भी टोटल चेंज निकाल लेंगे, टोटल क्या निकाल लेंगे, ये चेंज निकाल लेंगे जितना हुआ है। ओके, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा होगा डेल्टा एक्स, और इस दोनों को पॉइंट को माइनस करके हम निकाल लेंगे तो हमें पता लगेगा ये क्या है, डेल्टा टी। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम से हमें क्या पता लग जाएगा, एवरेज स्पीड। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अब हमने तो बात कर ली कि केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ते हैं, कैसे है ना, तो अब हमें पता कैसे लगेगा कि हम क्या रिएक्शन में चेंजेस आए, तो हमें पता लगा कि अच्छा ठीक है रिएक्शन हो गई, स्पीड स्लो है फास्ट है, तो कैसे पता लगेगा, काफ़ी सारे ना हमने इंडिकेशंस बना लिए। इंडिकेशंस कैसे बनाई कि मेजरिंग कैसे की है रेट रिएक्शन की, काफ़ी सारे पॉइंट्स है इसके बीच में, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते जाते हैं। फर्स्ट है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमें कैसे पता लगेगा कि चेंज इन कंसंट्रेशन हो गई रिएक्टेंट के बीच में और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर मान लो हमने कोई रिएक्टेंट लिया, ठीक है, जैसे मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है और क्या H2 की एलिमिनेशन होती है तो एक गैस फॉर्म होती है, तो हमें पता लग जाता है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज होगी और प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में हमें यहाँ से नॉलेज हो जाती है। सेकंड, कलर। समटाइम रिएक्शन का जो एंड पॉइंट होता है ना वो कलर वाला होता है, जैसे हम KMnO4 की टाइट्रेशंस करते हैं या हमें एंड में क्या होता है कोई कलर, हम कहते हैं कि टाइट्रेशन होगी ना तो ये पिंक कलर क्या है, डिसअपियर हो जाता है या अपीयर कह देते हैं, तो हम कहते हैं वो कलर से हमें क्या पता लगता है, इंडिकेशन पता लगती है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कंप्लीट हो गई है, स्लो है या फास्ट है, ठीक है, वो भी पता लग जाएगा। थर्ड, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन हम करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं, तो हम उन टाइट्रेशन से भी पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, रिएक्शन क्या है। उसके साथ टाइट्रेशन करते हैं एसिड बेस, उसके साथ हम क्या करते हैं, कंडक्टोमीटर अटैच कर देते हैं। कंडक्टोमीटर जब लगाते हैं तो हमें उससे हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, उस ग्राफ से हमें ऐसे कुछ ग्राफ आते हैं, वेरियस टाइप के ग्राफ्स होते हैं, तो ये एसिड बेस टाइट्रेशन, फिनोल्फथलीन टाइट्रेशन, इन सारी टाइट्रेशंस को हम कंडक्टोमीटर के साथ इसीलिए परफॉर्म करते हैं कि जैसे जैसे थोड़ी कंडक्टेंस में चेंज आएगी तो हमें इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है पता लग जाएगी। ओके, एक और करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यूज़ करके उसमें क्या करते हैं हम कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट से उसे पोलराइज़र यूज़ करते हैं,
तो जैसे उसके बीच में डार्क इस तरह से एक हमें व्यू होता है, ये हाफ डार्क होता है हाफ लाइट होता है। जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होती है, ये डार्कर पार्ट डार्क होता जाता है और लाइटर पार्ट ब्राइट होता जाता है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कंप्लीट हो गई। ओके, नाउ कम्स टू वन मोर पॉइंट कि हम कहते हैं कि ए है, ए चेंजेस टू बी। ओके, इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों की 0 थी, इसकी ए माइनस एक्स टाइम फॉल हो गया तो एक्स ही फॉर्म हो गया। मतलब जितना इसकी फॉर्मेशन, जितनी इसकी रिड्यूस हुआ है, मतलब रिएक्टेंट में जितना डिक्रीज हुआ है उतना ही बी की क्या है, फॉर्मेशन हुई है। तो हमें पता लग गया कि इसकी जो फॉर्मेशन हमने की, अगर यहाँ पे हम टाइम लग करते हैं और यहाँ पे कंसंट्रेशन, ठीक है, तो कंसंट्रेशन में क्या था, इसकी इनिशियल ए थी, सॉरी इसकी इनिशियल ए थी और इसकी 0, बी यहाँ पे था इनिशियली, ठीक है। एक्स फॉर्म होने के बाद ये कुछ ऐसे आ गया, ए कुछ यहाँ पे था ऐसे, ठीक है, और ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये डिक्रीज़ होगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा ग्राफ किसका है, बी का, और ये हमारा ग्राफ किसका है, ए का। ये तो तब था जबकि इक्वल साइकोमेट्रीज थी 1 1। अगर मान लो हमारे पास अनइक्वल साइकोमेट्री हो, ए चेंजेस टू 2b, तो क्या होगा, ए चेंजेस टू 2b, तो ग्राफ कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, टाइम, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन। अब इनिशियल इसकी पहले ही ए थी, ठीक है, ठीक है, और इसकी क्या थी, 0। इसमें x फॉल हुआ तो इसमें 2x की फॉर्मेशन होगी, मतलब इसकी डबल फॉर्मेशन हो रही है। अब हमें पता है कि हमने b का ग्राफ क्या है, नीचे से ऊपर लेके जाना है, लेकिन वो 2 टाइम्स होगा a के। अब मतलब कि अगर a यहाँ पर फॉल कर रहा है ना, 2 यूनिट फॉल कर रहा है, तो b 4 यूनिट राइज करेगा क्योंकि ये डबल है, ठीक है। होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर ये मतलब 2 यूनिट फॉल हो रहा है 1 2, तो ये 4 यूनिट राइज करेगा, 1 2 3 4। तो इसने क्या किया, 4 यूनिट राइज कर दिया, और इसने क्या किया, 2 यूनिट फॉल कर दिया। तो इससे ग्राफ से भी पता लग जाता है कि रेट रिएक्शन कैसे जा रही है, कि कौन सी डबल फॉर्म हो रहा है और कौन सा उससे हाफ में फॉर्म हो रहा है। तो हमें पता लग गया कि ये क्या है, बी की, और ये क्या है, ए की। जो फॉर्म होता है उसका हमेशा ग्राफ ऊपर जाता है इस तरह से, और जो डिकम्पोज होता है उसका नीचे आता है। अब हम एक एग्जांपल से केमिकल काइनेटिक्स का लॉ स्टडी करते हैं। हमें पता है, एक ऐसी सिंपल एग्जांपल ले ली, 2N2O, ये क्या है, गैशियस फॉर्म में है, चेंजेस टू 2NO गैशियस प्लस O2 गैशियस। इसमें क्या होगा, इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू दी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, ठीक है। इसका क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस NO2 का, रेट ऑफ अपीयरेंस किसका, NO। मतलब ये जैसे जैसे डिकम्पोज होता जाएगा, इसकी जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी, इसकी कंसंट्रेशन वैसे क्या है, इंक्रीज होती जाएगी। तो इसकी रेट ऑफ डिसअपियरेंस इसकी अपीयरेंस है। जब भी डिसअपियरेंस की बात होती है ना, तो हम आगे क्या लगाते हैं, रेट में माइनस। माइनस से हमें पता लग जाता है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, डिक्रीज हो रही है। एक्चुअली माइनस, आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, ये माइनस इसलिए लगाते हैं कि इसकी रेट ऑफ इसका कंसंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट का, डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी क्या है, फॉर्मेशन हो रही है, तो NO/dt। ओके, अब जो ये आगे स्टाइकोमेट्रीज होती हैं, स्टाइकोमेट्रीज होती हैं जो, उनको हम 1/2 और 1/2 ऐसे लगा देते हैं, और यहाँ पे तो इक्वल थे तो हम कैंसिल कर देंगे, माइनस इज इक्वल टू डी NO/dt। ओके, तो इस तरह से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब आप अगर देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO। मतलब कि NO2 का डिसअपियरेंस वो 2 टाइम्स है NO के। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन मोर पॉइंट। अगर आपको मान लें कि इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन आ जाता है, यही लॉ के बेसिस पे, ये कुछ ऐसे, ठीक है, तो आप इसे कैसे करेंगे। बस आपने एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो क्या है,
रेट, आपने सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो क्या है, अगर ए स्मॉल ए है, ठीक है, और ए प्लस स्मॉल बी बी प्लस चेंजेस टू स्मॉल सी सी एंड स्मॉल डी डी, तो इसका हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। जो डिसअपीयर होंगे ना उनके आगे माइनस लगाना है, तो इसका सी और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। ये आगे क्या हमारे पास स्टाइकोमेट्री 1/a, ये क्या स्टाइकोमेट्री 1/b, ये स्टाइकोमेट्री जो होगी ना वो नीचे आ जाती है 1/d। बस ये फॉर्मूला आपने याद रखना और इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नाउ कम टू वन क्वेश्चन जो इसके बेसिस पे है। आपको क्या है ना, इस तरह से कुछ भी एक, अगर तो आपको दी हुई है इक्वेशन तो आपने कुछ नहीं करना, बस इक्वेशन देखो, बस क्या करना है, वन, इसकी कोई स्टाइकोमेट्री नहीं है, आगे वन है तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे 1/n2/dt माइनस T/2/dt इज इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। अब रेट इज 10/2 व्हेन N2 रिएक्ट्स विद H2। रेट क्या है, -10⁻⁻2 है। ये किसका रेट दिया हुआ है, आपको रेट दिया हुआ है, हमें कंजप्शन निकालनी है इसकी। रेट ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है अमोनिया की, रेट ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया की दी हुई है, तो हमें अमोनिया की रेट ऑफ फॉर्मेशन दी है बस ये, और हमें इसे फाइंड करना है। बस आपने क्या करना है, DH2/dt, ये माइनस है आगे, ओके ठीक है। तो आपने क्या किया, ये हमें रेट दिया हुआ है 1/2, ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस एन, इसकी हमें दी हुई है 10⁻², बस, और इसे सॉल्व कर लीजिए और हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा, रेट आ जाएगा 1.5 माइनस 10⁻² मोल्स पर सेकेंड। अगर मान लें आपके पास इक्वेशन नहीं दी हुई, ठीक है, अगर तो इक्वेशन दी हुई है तब हमने अलग केस से अलग टाइप से सॉल्व करना है। अगर हमारे पास इक्वेशन नहीं दी हुई तो हमारा क्या है, सॉल्वेशन का मेथड अलग हो जाएगा। कैसे, अब हमने अमोनिया की फॉर्मेशन करनी है, हमें पता है अमोनिया कैसे फॉर्म होता है, H2 रिएक्ट विद N2 रिएक्ट विद H2 टू फॉर्म अमोनिया। तो अमोनिया की फॉर्मेशन में हम इसे बैलेंस करेंगे, तो जब हम इसे बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ पे 6 लगाते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, तो हमें एक बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए होती है। तो स्टाइकोमेट्रीज भी चेंज हो गई। अब हमें क्या दिया हुआ है स्टाइकोमेट्री में, अब हमें स्टाइकोमेट्री में ये इसकी फॉर्मेशन की दी हुई है रेट, और हमें कंजप्शन का निकालना है। तो -1/3 dN2/dt इज इक्वल टू 1/6 dNH3/dt। ओके, तो अब हमें क्या गिवन है, बस वो आपने पुट करना है। 3 ऊपर है 6 आ जाएगा, और इसका में रेट ये गिवन है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया सारा, तो हमारे पास 10⁻⁴ मोल्स पर सेकंड क्या है, हमारे पास इसका रेट आ गया। यही हमें बस कैलकुलेट करना है। बस ये याद रखना है कि अगर इक्वेशन गिवन है तो एज इट इज़ सॉल्व कर दो, आपको बैलेंस नहीं करनी। अगर नहीं गिवन तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, विदाउट बैलेंसिंग यू कांट डू इट। अगर स्टाइकोमेट्री बहुत रोल प्ले करती है, अब देखो इसका आंसर वेरी हो गया स्टाइकोमेट्री होने से, है ये भी बैलेंस, है ये भी बैलेंस, लेकिन स्टाइकोमेट्री चेंज होने से आंसर में वेरिएशंस होती हैं। नाउ कम्स टू सेकंड एंड द लास्ट पोर्शन, दैट इज़ द फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन से होते हैं कि जो इफ़ेक्ट करते हैं। फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं केमिकल कैनेटिक्स को। पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो कोलिजन्स भी ज़्यादा होंगे। अगर कोलिजन्स ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी।
अगर कम है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, रिएक्शन क्या होगी, स्लो हो जाएगी, अगर कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट भी मैटर करती है। अगर गैसेस हैं तो उसका रेट क्या होगा, फास्ट होगा। अगर उसी गैसेस की जगह हम लिक्विड ले लेते हैं, उसका उससे कम होगा, सॉलिड का सबसे कम होगा। अगर देखना हो इसका रेट, गैसेस में सबसे ज़्यादा है, फिर लिक्विड में है और फिर सॉलिड में। नेक्स्ट, जैसे कि और सरफेस एरिया भी बहुत मैटर करता है। सरफेस एरिया में कैसे, आप चारकोल की एग्जांपल देखो। चारकोल में क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल हम क्यों यूज़ करते हैं, कि उसमें ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड होता है। ज़्यादा सरफेस एरिया होता है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, मोर फिजिबल होती है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट का नेचर क्या है, इस पर आप वही एग्जांपल से ही समझ सकते हो। H2 + O2 चेंजेस टू 2H2O, ये क्या है, स्लो है। और H2 + F2 चेंजेस टू 2F, ये क्या है, फास्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट, रेडिएशंस कैसे, आपको पता है कि अगर फोटोसिंथेसिस की जो फॉर्मेशन होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जो फॉर्मेशन होती है, अगर वो डार्क में हो, लाइट में ना हो, तो वो फॉर्मेशन डार्क में नहीं होती। तो इसके लिए लाइट क्या है, कंपलसरी है। तो फोटो रिएक्शन क्या होती है, लाइट में रेडिएशंस पे डिपेंड करती है, फैक्टर इफेक्ट करता है। पीएच मीडियम, पीएच भी डिपेंड करता है। कई हम कहते हैं ये सिर्फ रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी, ये रिएक्शन सिर्फ बेसिक मीडियम में होगी, तो हम कहते हैं कि वो मीडियम भी बहुत इफ़ेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।